नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटपुतली के मनोहरपुरा दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि विधायक का ड्राइवर टोल कर्मियों से बहस कर रहा है। इसी दौरान उसने एक टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसके गाड़ी से डंडा निकाला, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। दरअसल विधायक संजय शर्मा जयपुर की ओर जा रहे थे। नेकावाला टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने विधायक के ड्राइवर से विधायक का पहचान पत्र मांग लिया। इस पर विधायक ने पहचान पत्र दिखा दिया। बाद में ड्राइवर ने टोल मैनेजर को बुलाने की बात कही। इसे लेकर टोल कर्मी और ड्राइवर में बहस हो गई। बहस के बाद टोल मैनेजर मौके पर पहुंचा और विधायक से माफी मांगते हुए उन्हें जाने का आग्रह किया। सूचना पर रायसर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया है। ईआरसीपी को लेकर दौसा में जमकर हंगामा हुआ। ये हंगामा और कहीं नहीं बल्कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर हुआ, जहां ईआरसीपी को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे लोगों से प्रसादी लाल मीणा उलझ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज सेवी राजेश्वरी मीणा को जबरन बाहर भी निकलवा दिया। दरअसल राजेश्वरी मीणा अपने समर्थकों के साथ ईआरसीपी को लेकर दौसा के खुर्रा गाँव से जयपुर के लिए पैदल रवाना हुई थी। ये पैदल यात्रा जैसे ही मंडावरी में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ। समाज सेवी राजेश्वरी मीणा के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पैदल यात्रा के दौरान लोगों ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने पहुंचे लोग ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए पहुंचे थे। काफी देर तक जब लोग मंत्री से बहस करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया और वो खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने समाज सेवी राजेश्वरी मीणा सहित सभी लोगों को बाहर निकालने की बात कही और पुलिस कर्मी को बुला लिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बिना महिला कांस्टेबल के ही ज्ञापन देने आई समाज सेवी महिला को मंत्री आवास से बाहर निकाल दिया। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा और समाज सेवी महिला के बीच जमकर नोकझोंक हुई और तीखी बहस भी हुई। हर चीज को राजनीति से आप 40 साल से हम उम्मीद करते हैं, हम जनप्रतिनिधि हो आप हमारे, आप ऐसे कैसे भगा सकते हो हमको। फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर चूरू में किसानों ने एनएच जाम कर रखा है। तारानगर और राजगढ़ में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे एनएच 52 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर जिले में पिछले 130 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रशासन से वार्ताएं भी हुई, लेकिन बेनतीजा निकली, जिसके बाद किसान सभा के बैनर तले किसानों ने 16 जुलाई से एनएच 52 पर जाम लगा दिया। किसान आंदोलन का केंद्र अभी डोकवा गांव है, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। सड़क मार्ग के दोनों ओर करीब 15 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं, जिससे खासकर ट्रक चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े बैठे हैं। प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। 130 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन घेराव लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। पड़ाव भी डाला, एसडीएम कार्यालय पर तालाबंदी भी की। इन सब के बावजूद भी सरकारें किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अलवर शहर की धोबी घाट स्थित दाई की गुमटी के पास प्राचीन मंदिर के मार्ग पर आर्मी की तारबंदी रोकने के बाद से विवाद गरमाया हुआ है। स्थानीय लोग मंदिर का रास्ता खोलने की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आर्मी की ओर से रास्ता नहीं खोला गया। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने तारबंदी का एक हिस्सा काट दिया और जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे आर्मी ने रोक दिया। सूचना के बाद आर्मी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे, जहाँ मामले की जाँच की जा रही है। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पिछले 6 महीनों से लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी अभी तक धार्मिक स्थल का रास्ता नहीं खोला गया। वहीं इसको लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन सहित जाम भी लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में यदि पुलिस लोगों को गिरफ्तार भी करती है तो कम से कम ये तो राहत मिलेगी कि भगवान के दर्शन के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। या अब नु बता, पूजा के लिए इतना बड़ा राम मंदिर बनवाया, पूजा के लिए तो बनवाया, ये बना हुआ मंदिर बंद करा गया हुआ है। तो यहाँ का हमारे जनता भटक रही है पूजा के लिए, क्यों मंदिर ना खुलवाया जा रहा है। धौलपुर के फल मंडी में लगी भीषण आग ने फल व्यापारियों को तबाह कर दिया। इस भीषण आग से करीब 40 लाख के फल जलकर राख हो गए।
घटना निहालगंज थाना इलाके की फल मंडी की है, जहां अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फल मंडी को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर से दिखाई दे रही थी। आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से आम, अनार, पपीता, सेब, केला, नारियल, कीवी जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आग के हालातों का जायजा लिया और नुकसान का सर्वे किया। कारोबारियों के मुताबिक इस आग से करीब 40 लाख का नुकसान हुआ है। कारोबारियों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। धौलपुर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। बंदर इधर उधर वार्डों में घूमता रहा, लेकिन अस्पताल से बाहर नहीं निकला। इसके बाद तो बंदर जिस वार्ड में जाता वहां इधर उधर लोग भागते दिखते। बंदर कभी शिशु वार्ड में, कभी जनरल वार्ड में, कभी एक्सरे रूम में जा रहा था। इससे हड़कंप मचा हुआ था। 1-2 बार तो वो जच्चा वार्ड में भी चला गया, जिससे मरीज और उनके परिजन सहम गए। घंटों दहशत के बाद अस्पताल प्रशासन ने बंदर के अस्पताल में घुसने की जानकारी नगर पालिका को दी, जिसके बाद नगर पालिका कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और जैसे तैसे बंदर को बोरे में बंद किया और अपने साथ ले गए। बंदर के पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मरीजों और परिजनों ने राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर में पिछले 3 से 4 दिनों में हुई बारिश के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। रविंद्र पथ, गौशाला रोड, सूरतगढ़ रोड, मीरा मार्ग सहित कई जगहों पर आर्मी की मदद से पानी निकासी का काम लगभग अंतिम चरणों में है। वहीं कुछ स्थानों पर अभी भी जल जमाव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, जिसे पंपसेट के जरिए निकाला जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में भी बारिश का पानी भर जाने के बाद मेडिकल कॉलेज को नुकसान पहुंचने की आशंका थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन सेना की मदद से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में भरे पानी को निकालने में जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर के लिए सुखद दिन रहा है। ज्यादातर स्थानों पर जल भराव जैसी समस्या से निजात मिल चुकी है। ज्यादातर स्थान जैसे रविंद्र पथ है, गौशाला रोड है, मीरा मार्ग है और सूरतगढ़ बाईपास जैसे रोड है, ये पानी से मुक्त हो चुके हैं। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में पौधारोपण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राजसमंद जिले में कुछ युवतियां अनोखे तरीके से बीजारोपण कर रही हैं। नेहरू युवा केंद्र राजसमंद के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से गुलेल के जरिए बीजारोपण किया गया। जानकारी के मुताबिक सीड्स बॉल बनाने के लिए 50% गोबर और 50% मिट्टी मिलाकर बॉल बनाई जाती है। इस बॉल के बीच में अलग अलग किस्म के बीज रखे जाते हैं। बॉल बनाने के बाद 6 से 7 दिन तक छाया में सुखाया जाता है। फिर बारिश होने के बाद इन बॉल को पहाड़ी इलाकों में जाकर गुलेल के जरिए फेंका जाता है। युवा मंडल की युवतियों ने केलवागढ़ पहाड़ी, दाता का देवरा पहाड़ी क्षेत्र, अंबा माता मंदिर पहाड़ी क्षेत्र पर 250 से अधिक सीड्स बॉल फेंकी। हमारे ग्रुप के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, सीड्स बॉल कार्यक्रम, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसमें हमने 50% मिट्टी और 50% गोबर लेके और उनके लड्डू बनाए, जिसे हमने पहाड़ी क्षेत्र है हमारे केलवा में, जैसे अंबा माता, केलवागढ़ और दाता का देवरा, ऐसे स्थान जहां वृक्ष नहीं है, वहां हमने गिरगुल के द्वारा उन बीजों को फेंका, बोलों को फेंका। झुंझुनू को लगातार 2 दिनों में 2 खुशियां मिली हैं। शनिवार को झुंझुनू के लाल जगदीप धनखड़ को जहां एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, वहीं उससे एक दिन पहले चिड़ावा की रहने वाली तनुश्री धनखड़ को सीएम गहलोत ने 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी तनुश्री को बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। तनुश्री की उपलब्धि पर उसके गांव किठाना सहित चिड़ावा और झुंझुनू में खुशी की लहर है। एनआईएस पटियाला में हेप्टाथनल की ट्रेनिंग ले रही तनुश्री ने बताया वे एक बार नेशनल में गोल्ड जीत चुकी हैं, लेकिन फिलहाल नवंबर में प्रस्तावित अंडर 23 और ओपन गेम्स की तैयारी कर रही हैं, जो एक जमशेदपुर और दूसरा गुजरात में होगा। तनुश्री का टारगेट है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करें और मेडल जीत कर लाएं। तनुश्री के पिता जय सिंह धनखड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरोड में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जो कि स्वयं भी राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं और बेटी के प्रशिक्षक भी रहे हैं।
इतना ही नहीं, तनुश्री रिश्ते में एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़ की पोती भी लगती हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और झुंझुनू के लाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए जाने पर किसानों में खासी खुशी देखी जा रही है। किसान परिवार में जन्मे धनखड़ को कैंडिडेट बनाए जाने पर बीजेपी के किसान मोर्चा ने पार्टी का आभार जताया है। पार्टी के किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस अहम फैसले पर उन्हें धन्यवाद दिया। बड़ी संख्या में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर और पगड़ी बांधकर जेपी नड्डा का अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता पगड़ी बांधे भी नजर आए और ढोल नगाड़े बजाकर पार्टी के इस फैसले पर खुशी जताई। किसान कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी नगाड़े पर हाथ आजमाने का अनुरोध किया, जिसके बाद नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ नगाड़े पर हाथ आजमाया। तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची में 12वीं क्लास की एक छात्रा की खुदकुशी के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारी स्कूल में घुस गए और तोड़फोड़ की। हालात उस समय और खराब हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने बसों में आग लगा दी। भीड़ को हिंसक होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को तितर-बितर किया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी चिन्ना सलीम में स्थित एक स्कूल में पुलिस के अवरोधों को तोड़ते हुए घुस गए और उन्होंने परिसर में खड़ी बसों में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने पुलिस की बस में भी आग लगा दी। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में वे फिर से इकट्ठा हो गए और तोड़फोड़ की। बता दें कि 12 जुलाई को कल्लाकुरिची के पास चिन्ना सलीम में एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा ने खुदकुशी की थी। छात्रा ने सुसाइड नोट में स्कूल के 2 टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खाखरा में सम्राट होटल के नजदीक भूस्खलन होने के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित है। रोड पर आए हुए मलबे को हटाने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। इस बीच लैंडस्लाइड का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि मलबे हाईवे पर लगातार गिर रहे हैं। हाईवे बंद होने से वाहनों की लाइनें लग गई। गनीमत रही कि भूस्खलन की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना पत्थर के टुकड़े वाहनों पर गिरने से यात्रियों को चोटें लग जाती। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। 18 से 21 जुलाई के बाद नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर इन दिनों मानसून की बारिश जमकर हो रही है। इससे प्राकृतिक झरने भी चार्ज हो गए हैं। बहते हुए झरने प्रकृति को काफी खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन इन झरनों का पानी बढ़ने से पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने वाले पैदल मार्ग पर बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको पार कर अब सैलानी और श्रद्धालु हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की ओर जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री गोविंद घाट से पुलना गांव तक 3 किलोमीटर वाहन से और यहां से 16 किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई पार करने के बाद हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। ये पैदल ट्रैक फूलों की घाटी के लिए भी जाता है। गोविंद घाट से 13 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित गांगरिया से एक रास्ता फूलों की घाटी के लिए जाता है। असम के गोलपारा जिले के जंगल में एक तालाब में 6 हाथी गिर गए थे, जिन्हें गोलपारा फॉरेस्ट डिवीजन के स्टाफ ने रेस्क्यू किया। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया है। वन विभाग की ओर से बताया कि यहाँ के लखीपुर में चायबाड़ी इलाके में इंसानों के बनाए एक बड़े तालाब में शनिवार को यह हाथी गिर गए थे। तालाब इतना गहरा था कि हाथी इसमें डूबते जा रहे थे। तब विभाग ने उपकरणों की मदद से खुदाई करके रास्ता बनाया और हाथियों को तालाब से बाहर निकाला। दरअसल गांव के कुछ लोगों की नजर तालाब में गिरे इन हाथियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत स्थानीय वन अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी। गोलपारा के वन अधिकारी ने बताया कि हाथियों के रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था। उन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। जंगली हाथियों को निकालने के पूरे अभियान में करीब 2 घंटे का समय लगा। कहते हैं कि नर्मदा में जितने कंकड़ उतने शंकर। नर्मदा स्नान और पूजन के दौरान कई बार ऐसे पत्थर नजर आ जाते हैं जैसे भगवान शंकर का शिवलिंग हो, लेकिन बड़वानी जिले के नर्मदा तट पर बसे गांव के नाविक को
नर्मदा नदी के अंदर से अद्भुत नजर आने वाला शिवलिंग मिला, जिसे पानी से निकालकर गांव में स्थापित कर पूरा गांव अब शिव भक्ति में लीन हो गया है। मां नर्मदा के पवित्र जल से अचानक शिवलिंग मिलने को लेकर लोग चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग पर जनेऊ धारण किए हुए निशान हैं, साथ ही चंद्रमा जैसी आकृति भी है और इसके ऊपर नाग देवता भी तांबे के बने हुए लगे हैं, जैसे कि भोलेनाथ के मंदिर में हम अक्सर देखते हैं। शिवलिंग मिलने के बाद लोग इस पर जल, दूध, बेलपत्र और फल फूल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नर्मदा नदी में मिले शिवलिंग की खबर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। इसकी वजह से अब यहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भी पहुँचने लगे हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये शिवलिंग कब से नर्मदा नदी के अंदर था या कहीं से बहकर आया था या फिर किसी ने इसे नर्मदा में विसर्जित किया। सावन का महीना आते ही श्रद्धालु शिव भक्ति में खो जाते हैं। शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। वहीं शिव भक्ति का सबसे बड़ा आकर्षण होता है कांवड़ यात्रा। केसरिया वस्त्र पहने शिव भक्त कांधे पर कांवड़ लिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार कांवड़ मेले में भी आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार मेले का विशेष आकर्षण है अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनी कांवड़। राम मंदिर के मॉडल का कांवड़ लेकर कांवड़ियों की ओर से समूह हरियाणा के गुरुग्राम से आया है। कांवड़ियों का ये दल कांवड़ को लेकर हर की पैड़ी से रवाना हुआ। कांवड़ियों के मुताबिक पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने ये कांवड़ तैयार की है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। थर्माकोल शीट से बने रत्नुमा राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम की जय जयकार कर रहा है। कांवड़ियों ने बताया कि इस रथ को खींचकर वे पैदल ही यहाँ से गुरुग्राम जाएंगे। तेलंगाना में इन दिनों बोनालू फेस्टिवल की धूम है। 3 जुलाई से शुरू हुए इस फेस्टिवल का समापन 24 जुलाई को होगा। इस दौरान शहर में कई जगहों पर भव्य पूजा कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसके तहत सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में बोनालू फेस्टिवल का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टीआरएस की एमएलसी के कविता ने भी हिस्सा लिया। इस उत्सव में विशेष रूप से महिलाएं खास तौर से सजाए गए बर्तनों में देवी महाकाली को भोजन के रूप में प्रसाद चढ़ाती हैं। इस प्रसाद में पके हुए चावल, गुड़, दही और हल्दी का पानी होता है, जिसे उनके सिर पर स्टील और मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है। भक्तों का मानना है कि वार्षिक उत्सव बुराई को दूर करेगा और शांति की शुरुआत करेगा। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने बोनालू को राज्य उत्सव घोषित किया था। 28 जुलाई से चेन्नई के मामल्लापुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही वहां शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। अगर विश्वास न हो तो आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, यहाँ नेपियर ब्रिज को शतरंज की बिसात की तरह सजाया गया है। इस ब्रिज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस ब्रिज के साथ कई लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। 28 जुलाई से होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की पहली मशाल रिले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को पहुंची है। वहीं नेपियर ब्रिज वाले इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने लिखा कि भारत की शतरंज राजधानी चेन्नई चेस ओलंपियाड के भव्य आयोजन के लिए तैयार है। भारत को डबल ओलंपिक मेडल दिलाने वाली शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोमांचक फाइनल में चीन की ZY वांग को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया। सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन जीता है। मैच के दौरान पहले गेम में सिंधु पूरी तरह हावी रही और उन्होंने 21-9 के बड़े अंतर से ये गेम अपने नाम कर लिया। हालांकि दूसरे गेम में चीनी स्टार ने जोरदार वापसी की और 21-11 से गेम अपने नाम कर लिया, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम में सिंधु ने फिर जोर लगाया और चीनी स्टार को 2 और 15 से मात देने के साथ ही खिताब पर कब्जा कर लिया। तीसरा गेम काफी रोमांचक रहा और 4 बार स्कोर बराबर हुआ। आखिर में सिंधु ने बढ़त हासिल की और जीत में बदल दिया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है। वे ये ट्रॉफी हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर भी हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल 2010 और साई प्रणीत 2017 में ये टाइटल जीत चुके हैं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं। गाना पुराना
लेकिन अंदाज नया। आईटीबीपी के कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने बॉर्डर फिल्म के गीत ए जाते हुए लम्हों को इस तरह से गाया कि ये गाना नई ताजगी के साथ वायरल हो गया। जिसने भी सोशल मीडिया पर इस गाने को सुना, उसके दिल को विक्रमजीत सिंह की आवाज भा गई। भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे। कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने इस अंदाज में गीत गाया कि लोग उनकी रुमानी आवाज के फैन हो गए हैं। यह गाना उन्हीं की अपनी यूनिट के साथियों के कहने पर गाया और इसका वीडियो उनके साथियों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। विक्रमजीत सिंह के गाने का ये वीडियो आईटीबीपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो सुर्खियां बटोरता हुआ खूब वायरल हो रहा है। जवान के तौर पर विक्रमजीत सिंह के गाए गाने को सुनकर जवान भावुक भी हुए। वहीं लोग विक्रमजीत सिंह की आवाज की तारीफ कर रहे हैं। होगा कम जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें दो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, और इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं, तो चलूं।